दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन सिंह, हम लोगों के पुराने मित्र और इनकी टीका टिप्पणियों की नई परख के दर्शक हमेशा इंतजार करते हैं। स्वागत है आपका राजीव जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। हम लोगों की चिंता तो देश ही नहीं दुनिया भी है, और इस वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में अब एक समझौता हो जाएगा। भले ही वो समझौता उन तमाम मुद्दों को कवर न करता हो जिन मुद्दों के ऊपर ये संघर्ष हुआ था, जैसे कि ईरान की ईरान की जो एटमी क्षमताएं हैं वो खत्म होंगी कि नहीं होंगी, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म होगा कि नहीं होगा, या ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलेगा या नहीं खोलेगा, या अमेरिका अपना जो ओमान की खाड़ी की तरफ से अमेरिका ने जो एक नाकेबंदी कर रखी है वो नाकेबंदी हटेगी या नहीं हटेगी। मतलब ये जो मुद्दे थे जिनके ऊपर तनाव था, जिनके ऊपर विवाद था, मुझे ऐसा लगता है और कुछ दूसरे विशेषज्ञों की भी राय ये है कि अब इन मुद्दों से ईरान और अमेरिका दोनों चुपचाप कतरा के निकल जाना चाहते हैं। ये मुद्दे अपनी जगह बने रहेंगे, ये विवाद के मुद्दे अपनी जगह बने रहेंगे, और वो दोनों एक कोई ऐसा छोटा समझौता कर लेंगे जो भले ही बहुत लंबे अरसे तक न टिके, लेकिन युद्ध फिलहाल बंद हो जाएगा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दी है कि ऑपरेशन फ्रीडम भी बंद कर दिया गया है, जो कि होर्मुज को खुलवाने के लिए लॉन्च किया गया था। और उधर ईरान अपने तरह की डिप्लोमेसी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके किसी भी कदम से डोनाल्ड ट्रंप को ये लगे कि उनका हाथ भारी है और वो अपनी जीत का और ईरान को हराने का, ईरान को बर्बाद कर देने का ऐसा कोई दावा कर सकें जिन पर दुनिया यकीन कर ले। दावा तो लगातार करते ही रहेंगे। तो ये जो एक खास तरह की जटिल स्थिति बनी है, उसको किस तरीके से आप पढ़ते हैं राजीव जी? धन्यवाद सर, अपने मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। जटिल परिस्थिति जो है आपने कहा, ये जटिल परिस्थिति एक्चुअल में ईरान और अमेरिकी दोनों जगह के राजनीतिज्ञों के लिए बन रही है। अभी ऐसा हो रहा है, यदि आप अमेरिका के मुखपत्र देखें, समाचार पत्र देखें, मैगजीन देखें, तो हर जगह फ्रंट पेज पे यही स्टोरी चल रही है कि तेल के बढ़ते हुए दाम से वहां की जनता के जीवन जो है कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। स्पिरिट एयरलाइंस करके बहुत बड़ी बजट एयरलाइंस थी वहां पे, जो बैंकरप्ट हो गई है परसों, ठीक है। और तमाम तरीके से उसके पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे अटक गए। उससे रिलेटेड आप देखिए, 2 दिन से कोई सा भी अंग्रेजी अखबार आप उठा के देख लीजिए, आपको पूरे उसमें स्पिरिट एयरलाइंस की बैंक्रप्सी और उससे कैसे वहां के लोग प्रभावित हुए, उसके ऊपर में खूब सारी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। समस्या ये हो रही है कि ये जिस तरीके से तेल के दाम बढ़े हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि हम अपने देश की जनता को इस तरीके से समझाएंगे कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो जाता तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कभी भी अपनी दादागिरी करके वो रोक सकता था, ट्रैफिक जैसे अभी उसने रोका। और उस टाइम हम कुछ कर भी नहीं पाते। और उस टाइम जो आज $4.5 पर गैलन जो तेल का दाम है, इसका डबल 9-10 गैलन पर डॉलर हो जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सही टाइम पे जो है इस पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लगा के फुल स्टॉप लगाया। परंतु उनकी ये जो प्रयास है इस बात को समझाने की जनता को, वो जनता के समझ में नहीं आ रही है। जनता उस चीज को मान नहीं रही है। और अब तो कल एनपीआर और पीबीएस, नेशनल पब्लिक रेडियो, जो उनका सरकार द्वारा जिसको पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है, एनपीआर और पीबीएस के सर्वे में निकल के सामने आया है कि 65% अमेरिकी जनता जो है, अमेरिकी लोग जो है,
वो डोनाल्ड ट्रंप को सीधे रूप से जिम्मेदार मान रहे हैं उनके ये अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस के लिए। जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस ऊपर गए हैं उसमें 65% यानी दो तिहाई लोग यदि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें और यही चीज चले तो नवंबर में बुरी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी की हार जो है वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होती हुई नजर आ रही है। इस कारण से पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है भयानक रूप से चिंतित है। मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बता दूं जिसमें उन्होंने बड़ी मुख्यता से ये बात कही है कि अमेरिका के जो एयरलाइंस हैं उन्होंने मार्च के महीने में $5 बिलियन का सिर्फ जेट फ्यूल भरवाया है, जो वॉर शुरू होने के पहले ऑन एन एवरेज हर महीने में $3.5 बिलियन का था। यानी $1.5 बिलियन का ये प्रभाव जो है ये अमेरिकन एयरलाइंस पे पड़ रहा है सिर्फ फ्यूल कॉस्ट पे, और उसको वो पूरी तरीके से पास करने में सक्षम नहीं हो पा रही क्योंकि जनता जो है वो हायर टिकट्स पे खरीद नहीं पा रहे। तो बहुत सारी जगहों पे फ्लाइट्स रद्द कर दी है कंपनीज ने जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कि लाइफ जो है वो बुरी तरीके अमेरिका के अंदर में, और लाइफ प्रभावित होने के कारण ही जो है मतलब जनता जो है वहां वो किसी भी तरीके से नहीं चाह रही है कि ये युद्ध लंबा खींचे। ईरान के राजनीतिज्ञों के लिए समस्या ये है कि जो चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया, जैसे हम पढ़ा करते थे किस्से कहानियों में इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो घेर लिया, कुछ रसद अंदर आ नहीं रही है, रानी के दर्शन कराओगे तो हम खोलेंगे, वही हाल अब हो रखा है ईरान का। अमेरिका ने चारों तरफ से जो है वो घेर लिया हुआ है और कुछ भी रसद, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज ईरान के अंदर पहुंच नहीं रही है। तो आम मर्रा की जो चीजें हैं जो रोज दैनिक जीवन में आपको इस्तेमाल होती है उसकी भारी किल्लत पड़ रही है। गवर्नेंस के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और यदि ये ज्यादा लंबा खिंच गया तो वहां लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल सकता है। तो दोनों तरफ के राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई कॉमन ग्राउंड निकाल के जो है समझौता हो। अब ये समझौता कैसे हो सकता है? 15 और 16 मई को डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने वाले हैं। अभी तक जो आधिकारिक जो उनका टाइम टेबल है उसमें यह है कि भैया मिड ऑफ मई जो है वो चीन की यात्रा कर रहे हैं। और कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि इसमें एक ही समझौते का हमको तरीका नजर आ रहा है कि ईरान ये प्रॉमिस करे कि हम अपना जो एनरिच यूरेनियम है वो या तो चीन या रशिया के हवाले कर रहे हैं, हम किसी और देश के हवाले नहीं करेंगे। और चीन या रशिया इस चीज की गारंटी ले कि वो ईरान को जो है ये एनरिच यूरेनियम जो है देंगे नहीं। तो इस पे अमेरिका जो है हो सकता है कि अमेरिका सख्ती ना करते हुए वो पूरी तरीके से खोल दे। बोले ये एक रास्ता नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का मिड मई में चाइना जाना जो है वो एक बहुत बड़ा रास्ता खोल सकता है यदि चीन मान जाता है मध्यस्थता के लिए इस तरीके से यूरेनियम लेने के लिए या रशिया मान जाता है। तो अब सवाल ये कि क्या ईरान मानेगा इस पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक मध्यस्थता का मार्ग जो है वो निकाला जा रहा है। जी सर। अब साथ में ये बातचीत हो रही है अभी, जैसे बिल्कुल नई, बिल्कुल ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान के एक पोत के ऊपर कुछ बम वगैरह भी गिराए हैं अपने उसके लिए। एक वो वाली प्रक्रिया भी चल रही है, बीच-बीच में ऐसा भी हो रहा है, और इसका ईरान ने बहुत ही धमकी दी है कि हम इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे। तो क्या इस प्रकार की जो बीच-बीच में घटनाएँ हो रही हैं, जो जिनमें युद्ध भड़काने की एक अंदेशा तो छिपा ही रहता है, क्या उन घटनाओं को हम लोगों को अपने विश्लेषण में नजरअंदाज कर देना चाहिए? बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर ये इस तरीके के स्किर्मिश होते रहेंगे। यहाँ बड़ा गोल ये है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचा के निकल लें और कैसे ईरान का जो शासन तंत्र है वो अपने देश की लोगों के जीवन को जो है फिर से सुचारू कर पाए। वहां पे फिर से लाइफ जो है वो आप कह लीजिए कि प्री वॉर वाली जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन में आ जाए। एक तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ सड़क का रास्ता निकाला गया था जिससे ईरान को सप्लाई शुरू हुई थी।
हाँ, पर वो सर काफी मतलब लंबा है, देर कॉस्टली है। लगती है, देर हाँ, लगती काफी कॉस्टली है। पाकिस्तान की सड़कें कैसी है आपको इसका अंदाजा है ही, कहाँ कहाँ से होके गुजरना पड़ता है। आपको ये भी मालूम है ऊपर का बलूचिस्तान और वो सब जो एरिया है उनके खुद की आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो वो कब तक सेफ रहेगा, नोबडी नोज। है। तो जो टाइम टेस्टेड जो है, ट्राइड एंड टेस्टेड जो पाथ है, उसी रास्ते को, उसी पाथ को जो है फॉलो करना चाहेंगे जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, जो माल ईरान भेज रहे हैं या ईरान से माल मंगा रहे हैं। तो इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना जरूरी है। और आपने अपने शुरुआती प्रश्न में ही बहुत बढ़िया एक चीज कही थी कि भाई दोनों तरफ के राजनीतिज्ञ लग रहे हैं कि किसी भी तरीके से समझौता चाह रहे हैं, और यही वास्तविकता है। क्योंकि ईरान में जो लोग शासन में बैठे उनको मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस जो है, यदि हम अपने देश के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो मुहैया नहीं करा पाएंगे तो हमारे देश के लोग जितने डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है उतनी हमसे भी रहेंगे। नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक तो प्रबल रहती है। उसके बाद लोग देखते हैं कि मेरे बच्चे घर में भूख के मारे रो रहे हैं और खाने के लिए जो है गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तो उस टाइम में राष्ट्रीयता कहीं दूर चली जाती है। तो कहने का अर्थ है कि आप कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो इस चीज को जारी रखोगे, पर जब घर में पानी नहीं आएगा, जब घर में बिजली नहीं रहेगी, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो लोगों का गुस्सा अपने देश की सरकार के ऊपर टूटना मतलब ये स्वाभाविक है। और ये ईरान नहीं है, दुनिया के हर देश में यही हाल है। आप देखिए कि अमेरिका में तो लोगों का जीवन बड़ा सुचारू है, पर सिर्फ वहां तेल के दाम बढ़ गए हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गया है, उससे लोग अपने राष्ट्रपति से कितने नाराज हो गए। तो लोगों को वर्ल्ड ओवर ये चाहिए कि भाई हमने आपको चुन के जिता के भेजा है हमारे जीवन को और ज्यादा मुश्किल नहीं बनाने के लिए। मेक माई लाइफ इजियर एंड सिंपलर रादर देन मेकिंग इट डिफिकल्ट। तो कोई भी पॉलिटिशियन जो इस बात को नहीं समझेगा, जो लोगों के जीवन को सरल बनाने के बदले उनके जीवन को कठिन बनाएगा, उसको जनता लात मार के सत्ता से भगा देगी। और ये चीज अमेरिका में भी है, ये चीज ईरान में भी है, ये चीज भारत में भी है, हर जगह ये चीज जो है वो एप्लीकेबल है। जी लेकिन अमेरिका भारत की जो परिस्थिति है, क्यों हम तो अमेरिका और भारत का राजनीतिक प्रणाली जैसा भी आप कहें, लेकिन वो लोकतांत्रिक है, वहां पे सत्ता को चुना जाता है। ईरान में सत्ता चुनी नहीं जाती है। ईरान में तो सत्ता वही है जो कि 1979 में 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी, तब से वही सत्ता लगातार चली आ रही है। पहले अयतुल्लाह खुमैनी बैठे हुए थे, फिर खामनेई साहब आ गए, और खामनेई साहब के साहबजादे हैं, मुज्तबा खामनेई हैं। और अमेरिका ने जो 28 फरवरी को ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया, उससे तो इनकी जो इस्लामिक सरकार है, ये एक तरह से देखा जाए तो फायदे में रही। मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, बहुत विध्वंस हुआ, बहुत अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, ये सही बात है। बहुत लोग मारे गए, नेतृत्व भी बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया, 40 से ऊपर नेता मार दिए गए। लेकिन अगर आप देखें कि जनता और सत्ता के बीच के जो संबंध थे, अयातुल्लाहों की जो सत्ता है, इसको आप चाहें तो मुल्लाशाही भी कह सकते हैं, लेकिन मुल्लाशाही थोड़ा सा अपमानजनक सा शब्द है, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराता। मैं अयातुल्लाहों की जो हुकूमत है, ये हुकूमत इस हमले से पहले बहुत अलोकप्रिय थी। जनवरी में इसके खिलाफ एक बगावत हुई थी, जिसको कुचलने के लिए इन्हें कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को मारना पड़ा था। ये सारी चीजें तथ्य हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी बगावत को देखकर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि अगर हम हमला कर देंगे और नेतृत्व को मार देंगे तो जनता अब खुद ही इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जो उनका अंदाजा गलत निकला, वो अनुमान उनका गलत निकला। जनता ने उस हुकूमत को उखाड़ के नहीं फेंका, बल्कि वो उस हुकूमत के पक्ष में खड़ी हो गई और मजबूती के साथ उसके पक्ष में खड़ी रही। तो ये एक अलग तरह की हुकूमत है। इसको उस तरह के दबावों का सामना नहीं करना पड़ता है जिस तरह के दबावों का सामना नरेंद्र मोदी करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप करते हैं या और कोई भी चुना हुआ नेता करता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ईरान, अगर अपने देश में सत्ता का और जनता के बीच संबंधों का सवाल है, तो इस युद्ध से ईरान फायदे में रहा है। सर, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि यदि ऐसा है तो फिर जनवरी में क्यों हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे उतर आए थे ईरान में? नहीं, वो बात सही है, वो तो हम खुद ही कह रहे थे, वो तो बहुत नाराज तो थे ही लोग।
लेकिन इस युद्ध की वजह से क्या हुआ कि वो पूरी परिस्थिति भले ही थोड़े दिनों के लिए बदली हो, लेकिन बदल गई। मैं वही बोल रहा हूँ कि पैट्रियोटिज्म जो है ना, राष्ट्रीयता जो है, ये कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ही काम करती है। और जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा भी था कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्कॉन्ड्रल, ठीक है। वो इसीलिए कहा था क्योंकि किसी भी देश के जो शासक हैं, जब वो देखते हैं कि शासन पे उनका पकड़ जो है वो कमजोर हो रहा है, तो वो पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को अधवेलित करते हैं। अब यहाँ ईरान के शासकों को तो बैठे बैठाए वो मिल गया, जो रिजीम है कि ईरान पे हमला हुआ है और पूरे देश में एक पेट्रियोटिज्म की लहर चल पड़ी। पर आप सिर्फ राष्ट्रीयता या पेट्रियोटिज्म के बहाने से जो है वो युद्ध खत्म होने के बाद महीनों महीनों जो है शासन नहीं कर सकते हो। आपको अपने देश की जनता को जवाब देना होगा कि भाई अगर गेहूं नहीं आ रहा है ईरान में, यदि खाने पीने की चीजें नहीं हो रही है सस्ती, यदि ईरान का जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले या बड़ी यूरो के मुकाबले, जो भी करेंसीज हैं इनके मुकाबले लगातार गिरी रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको रिप्लाई देना होगा भाई वेनेजुएला में क्या प्रॉब्लम थी। वेनेजुएला में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब निकोलस मदारो हटे तो वहां कोई किसी भी तरीके का ऐसा विद्रोह तो हुआ नहीं। उल्टा डेल्सी रॉड्रिगेज ने जो है वो पूरा का पूरा आत्मसमर्पण कर रखा है वहां पे, ठीक है। तो ये हर जगह होता है जहां भी गवर्नेंस के साथ में आपको दिखता कि खिलवाड़ हो रहा है। वेनेजुएला में क्या हुआ था, वेनेजुएला में इन्फ्लेशन ने वहां के लोगों की बैंड बजा दी थी। वहां की करेंसी जो है वो भयानक रूप से डिप्रिशिएट हो गई थी, 100% के ऊपर इन्फ्लेशन था। तो यदि यही चीज युद्ध समाप्त होने के बाद ईरान में देखी जाएगी तो मार्क माई वर्ड्स, बहुत ज्यादा दिनों तक ये रजीम जो है जिंदा नहीं रहेगी। ये रजीम ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुकी है। सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना ने इसको किसी भी तरीके से संभाल के रखा हुआ है। पर जिस दिन वो राष्ट्रीयता की भावना विलुप्त होगी, जब लोग रोजमर्रा की अपने जीवन की चीजों से जूझ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि भाई वो महंगाई से अपना, मतलब महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो राष्ट्रीयता की भावना कहीं पीछे चली जाएगी और फिर अपने देश की सत्ता के खिलाफ जो है आक्रोश उभरेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये प्रैक्टिकल चीज है, तो ये चीज होगी। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, ईरान ने वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है वो झकझोर रखा है और उसी से एक संतोष वहां के शासकों को, वहां के जो रिजीम में लोग बैठे उनको मिल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो हम तो जा ही रहे गर्त में, तुमको भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये जो है इसने एक तरीके से ईरान के लोगों में भी और सत्ता में भी ये डाला कि हम अकेले सफर नहीं कर रहे। बट जब ये नजर आएगा कि बाकी वर्ल्ड जो है प्रॉब्लम से हट गया है ऑलमोस्ट की खाड़ी खुलने के बाद में, पर ईरान के अंदर तो समस्याओं का निराकरण हो ही नहीं रहा, तब वहां प्रॉब्लम शुरू होगा। और प्री वॉर जनवरी में यही प्रॉब्लम लोगों को नजर आ रहा था, तभी लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे। इस हमले में ये हुआ है, अमेरिका के हमले में, कि जो शीर्ष का एक बड़ा लेवल था, मतलब टॉप के 100 में से 50 तो उड़ा दिए गए, 50 खत्म हो गए। तो अब जो ईरान में रजीम है वीक है, भले उन्होंने अपने डिफेंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, परंतु इंटरनल जो कहते हैं शासन करने की जो शक्ति मिलती है वो तभी मिलती है जब लोग आपके साथ में। आप कितनी भी पुलिस लगा लो, आर्मी लगा लो, परंतु देश की जनता यदि आपके साथ में नहीं है तो ज्यादा दिन ये चीज टिक नहीं सकती है। हमने देखा हंगरी में अभी क्या हुआ, विक्टर ओरबान 15 साल से शासक थे, एकदम से जनता ने बुरी तरीके से उनको हराया, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सेम चीजें हर जगह होती है। यदि आपने जनता का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो ज्यादा दिन तक आप शासन में नहीं रह सकते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ईरान का शासन भी उस बिंदु पे पहुंच गया है कि अगर युद्ध को जल्दी से खत्म करके और लोगों की खुशहाली और रोजमर्रा की जिंदगी बहाल नहीं की गई, तो फिर जो उसे राष्ट्रवाद की भावना का लाभ मिला था, वो लाभ बहुत जल्दी ही उसका क्षय हो जाएगा और फिर सरकार और लोगों के बीच में तनातनी बढ़ जाएगी और फिर जो जनवरी में माहौल था उस तरह का माहौल फिर से लौट सकता है। अच्छा, अब हम लोग, बात आपकी सही है, अब हम लोग थोड़ा सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी गौर कर लें। हम लोग अपने जो चर्चा के जिस दौर में पहुंच गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे भी हम लोगों को विस्तृत गौर करना चाहिए। 28 फरवरी से पहले स्थिति ये थी
कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के भी नेता थे, पश्चिमी जगत के एक छत्र नेता थे डोनाल्ड ट्रंप। नाटो के भी नेता थे और संयुक्त राष्ट्र में अत्यंत प्रभावी थे डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की आर्थिक शक्ति के बारे में तो कभी किसी को शक रहा ही नहीं है। और उन्होंने जब जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहाँ से उठाया और गिरफ्तार करके अपने जेल ले गए, उससे एक बार लगा था कि अमेरिका अपने मन से दुनिया को अपने मन से चलाने की क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। आज जब वो अमेरिका एक समझौते की तलाश कर रहा है, भले ही वो छोटा समझौता हो, भले ही वो उतना विस्तृत समझौता ना हो इसके अंदर सारे मुद्दे समा जाएं, भले ही ईरान की जो एटमी क्षमता है उस एटमी क्षमता को वो नष्ट ना कर पाए अमेरिका, भले ही ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो वैसा का वैसा ही है, वो कहीं से भी उसने अमेरिका के कहने से उसको वो खत्म नहीं किया है, भले ही ईरान में जो रजीम चेंज यानी शासन बदलने का अमेरिका का दावा था वो दावा भी गलत साबित हुआ, इसके बावजूद आज स्थिति ये है कि यूरोप इस वक्त अमेरिका के नेतृत्व में नहीं है, फिलहाल, बाद में आ सकता है। इस वक्त यूरोप 28 फरवरी से अभी तक परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व से बाहर चला गया। और ये एक बहुत बड़ी घटना है कि यूरोप अब न रहे। जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं, वो देश भी अब उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ताबेदारी में नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने, ओमान ने, कुवैत ने और उन दूसरे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि वो उनके एयर स्पेस का किसी भी देश के ऊपर हमला करने के लिए फौजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज तो एक अखबार में ये भी पूरा विश्लेषण प्रकाशित हुआ है कि किस तरीके से जब जीसीसी कंट्रीज ने, सऊदी अरब वगैरह ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अब ये सब नहीं हो पाएगा, जो होना था वो हो चुका, अब नहीं हो पाएगा आगे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संकेत था कि भाई अब इस मामले को जो है किसी से निपटाया जाए। बहुत से पूरे गल्फ में, पूरी खाड़ी के देशों में अमेरिकी अड्डे थे जिनको ईरानी मिसाइलों ने बहुत से अड्डों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनको तबाह कर दिया, यहाँ तक कि अमेरिकी सैनिकों को वहाँ से अड्डों से हटकर होटलों में दूसरी जगह पे शरण लेनी पड़ी। तो इस तमाम स्थिति ने आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रभाव को वैसा नहीं रहने दिया है जैसा 28 फरवरी से पहले था। इस ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, दो भाग हैं आपके प्रश्न के। पहले यूरोप और अमेरिका के रिलेशनशिप, और दूसरा एज ए ग्लोबल पावर अमेरिका अब कितना सशक्त रह गया, उसका कितना प्रभाव रह गया। तो पहले पार्ट को पहले डील करते हैं। ये जो यूरोप और अमेरिका, ये डाइवोर्स की सिचुएशन पे ऑलमोस्ट जो है ये पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से टैरिफ लगाया था, वो पहला धक्का था इस मैरिज को, इस एसोसिएशन को। टैरिफ के धक्के से जैसे तैसे भी बाहर निकले। उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उठे सूठे बेइज्जत किए जा रहे हैं, यूरोप के जो भी लीडर्स हैं, कभी ग्रीनलैंड के ऊपर में बोलते हैं कब्जा कर लूंगा, कभी बोलते हैं कि भैया आप लोग 5% अपना जीडीपी का खर्च नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम अपनी सेना हटा लेंगे। पर सेना भी नहीं हटा रहे अच्छे से। जर्मनी से मात्र 5000 सैनिक उन्होंने हटाए। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो बड़े ही कठिन दौर से ये मैरिज गुजर रहा है, और ये अब दिख रहा है कि ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाटो जो है इसका निर्माण हुआ था वार्सा पैक्ट के खिलाफ। वार्सा पैक्ट में जब रशिया के साथ में चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, ये सारे जब कंट्रीज थे, जब बने थे, तो उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए नाटो बनाया गया था। अब जब वो वार्सा पैक्ट ही खत्म हो गया, तो नाटो का क्या मतलब क्यों नाटो ने बने रहना चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और इस पूरा नाटो को आगे ले जाने के लिए हैवी लिफ्टिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका का अपनी तरफ से बोलना लाजमी है कि भैया मैं सबके डिफेंस की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, आप लोग अपना रक्षा जो है उसको बढ़ाइए। आपको जान के साथ ताज्जुब होगा, स्लोवाकिया करके एक राष्ट्र है, कल ही बहुत बड़ी न्यूज छपी है कि 5% उसका डिफेंस बजट होना चाहिए, दिखाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। उन्होंने क्या किया है, वो 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं। ठीक है, वहां बोल रहे हैं कि हम सैनिकों का जो है वो इलाज करेंगे, पर एक्चुअल में वो हॉस्पिटल जो है वो
मतलब सामान्य लोगों की नहीं है, उसे दिखाने के लिए सैनिकों के लिए। और ये कल फाइनेंशियल टाइम्स और बड़े दूसरे न्यूज़पेपर्स ने उस चीज को कैरी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में अब इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज काम कर रहे हैं कि भैया रक्षा बजट में वो चीजें भी दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में रक्षा बजट में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज, खास तौर पे जो छोटी कंट्रीज हैं जो रशिया के पास में है, वो भयभीत है और वो चाहती है कि नाटो जिंदा रहे और अमेरिका उनकी रक्षा करता रहे। चाहे लाटविया हो, लिथुएनिया हो, स्लोवाकिया हो, जैसे मैंने आपको बताया, पोलैंड हो, ये चाहते हैं कि नाटो रहे और अमेरिका जो है उसकी लीडरशिप करता रहे। परंतु डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी जो है वो जर्मनी और फ्रांस जो और इटली, ये तीन जो बड़े देश हैं, और स्पेन, ये चारों के साथ में बड़ी तनातनी हो गई है। अब कितने दिन ये नाटो जिंदा रहेगा इसके ऊपर में मेरे को थोड़ा सा एक डाउट है, मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा दिन रहने वाला है अगर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन खासतौर पे मागा समर्थक बने रहे अमेरिका की सत्ता में। तो दूसरी चीज, आपने ग्लोबल पावर की बात की, देखिए कुछ भी कह लीजिए, अफगानिस्तान और इराक में दोनों जगह में अमेरिका की ज्यादा क्षति, ज्यादा दुर्गति हुई थी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहे तो अमेरिका की सेना को ईरान में घुसा सकते हैं, परंतु उनकी पूरी राजनीति का जो बेस है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, डिक चेनी का मजाक उड़ा के, डोनाल्ड रम्सफेल्ड का मजाक उड़ा के, ये जो नियोकॉन कहे जाते हैं, नियो कंजर्वेटिव लोग, इनका मजाक उड़ा के जो है इन्होंने रिपब्लिकन मैकेनिज्म पे अपना, रिपब्लिकन पार्टी पे अपना कब्जा जो है वो स्थापित किया। और उसमें उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि ये इतने दुष्ट किस्म के लोग हैं कि अपने देश के हजारों सैनिकों को इन्होंने बलिदान पे चढ़ा दिया सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, खासतौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए। तो ये गलती अब डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं करेंगे, हमला तो कर दिया बट इस हमले में वो मिनिमम क्षति चाहते हैं अमेरिकन सोल्जर्स की, सैनिकों की, इसीलिए वो अपनी सेना को ईरान पे जो है उतारना नहीं चाह रहे। उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कैजुअलिटी होगी, सक्सेस भी मिलेगा इनको बट कैजुअलिटी भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप को कैजुअलिटी अपने मत्थे लेना नहीं चाह रहे, अपने सर पे लेना नहीं चाह रहे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कैसे भी आर्ट ऑफ डील, जो उन्होंने किताब लिखी है, या जैसे वर्ल्ड का बहुत बड़ा वो अपने आप को डील मेकर समझते हैं, वो सोच रहे कि ऐसा ही कुछ डील मैं कर लूं और मैं अपनी विक्ट्री दिखा के कि देखो मैंने तो खमैनी को जो है पहली दिन उड़ा दिया, खत्म कर दिया है ना, वहां की सत्ता के 50 बड़े बड़े लोगों को खत्म। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के दावे तो करते हैं, लेकिन उनके अलावा उनके दावों पर कौन यकीन कर रहा है? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, देखिए हम यकीन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मागा बेस नहीं इसके खिलाफ चिल्लाता, मागा बेस जब तक उनका समर्थन कर रहा है तब तक वो माना जाएगा। आप एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी की भारत में बहुत भर्त्सना हो रही है, हर यूट्यूब चैनल पे होती है, पर नरेंद्र मोदी की सत्ता को किसी भी तरीके से कोई प्रभाव पड़ता हो नजर आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनका जो बेस है उस बेस में वो अभी भी शक्ति के साथ में जो है टिके हुए हैं, ठीक है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में बैठ के अभय दुबे या राजीव रंजन सिंह उनके ऊपर में कटाक्ष करे या इकोनॉमिस्ट या वॉशिंगटन पोस्ट उनका मजाक उड़ाए, जब तक मागा बेस जिन्होंने वोट डाल के उनको सत्ता पे पहुंचाया, यदि वो पीठ के पीछे खड़े हैं, यदि वो आपका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे भारत में नरेंद्र मोदी हो चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके अपने बेस में अभी तक जो है वो क्षति नहीं पहुंची है। वो यदि विक्ट्री का, अब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी जी ने बोला हम जीत गए, विक्ट्री घोषित कर दिया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, चिढ़ गए, आरएसएस के लोग चिढ़ गए कि ऐसे कैसे 4 दिन में तुमने वॉर खत्म कर दिया बिना पाकिस्तान में घुसे हुए। गोदी मीडिया चिल्ला के गिर दी, कराची में घुस गए, लाहौर में घुस गए, और जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और 4 दिन में वॉर रोकना पड़ा, तो क्या उससे तो बहुत मोदी जी का मखौल उड़ा, हंसी उड़ी, बट उसके बाद बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ और अब बंगाल हुआ, कोई फर्क पड़ा इनको? कोई फर्क नहीं पड़ा। भले आप कितना भी कहें कि इलेक्शन कमीशन ने जिताया, ये किया वो किया, भाई एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है कि भाजपा की सत्ता है, और भाजपा की सत्ता यदि गलत तरीके से भी आ रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या अपोजिशन को कौन रोक रहा है?
इन इलेक्शंस का बॉयकॉट ना करने के लिए या सड़क पर उतर के इसका विरोध ना करने के लिए। यदि अपोजिशन सड़क पे नहीं उतर रही है और सिर्फ एसी रूम में बैठ के बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, ट्विटर वॉरियर बन के ट्विटर और फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं, तो जनतंत्र किसी प्रजातांत्रिक राष्ट्र का ऐसे नहीं चलता है। यदि आपके इलेक्शन को हाईजैक कर लिया गया तो कहां सड़कों पे अपोजिशन? अपोजिशन सड़कों पे नहीं है, ना अपोजिशन इलेक्शन का बॉयकॉट कर रही है। इसका मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं तो जो है वो भाजपा का जो बेस है वो स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग नहीं हो रहा तो आप सड़कों पर उतर के विरोध करो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो? तो सेम चीज अमेरिका में भी जो है वही एप्लीकेबल होती है। मागा बेस में जम के जो है अमेरिका का अभी तक जो ये दावा कर रहे हैं ट्रंप कि अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसा माइका लाल नहीं हुआ था अमेरिका में, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, जिसने गिरबान में हाथ डाला ईरान के। मैंने डाला है और मैंने खमनई को खत्म कर दिया। तो इससे उनका जो है व्यक्तित्व और उभरा है मागा बेस के बीच में। भले ये मेरे को और आपको ये बात नहीं हजम हो रही है, पर जो लोग उनको जिता के लेके आते हैं वो लोग इस बात को मान रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक ही चीज नहीं चाहते कि हमारे सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो, और उस चीज को डोनाल्ड ट्रंप लेके चल रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो आप बोल रहे हो कि अमेरिका ग्लोबल फोर्स नहीं है, उसमें डेंट पड़ा है, ठीक है। जर्मनी के मर्ज ने भी ये बात कही कि ईरान जो है वो ह्यूमिलेट कर रहा है अमेरिका को, बट एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के लोगों के अंदर में जब तक डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन है तब तक आप समझ लीजिए कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, और ये हर देश के शासक पे ये चीज एप्लीकेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत सुंदर विश्लेषण किया आपने। हम लोगों ने इस जो खाड़ी युद्ध से पैदा हुई समस्या है उसके क्षेत्रीय और ग्लोबल भूमंडलीय दोनों पहलुओं को कवर किया और उसका विश्लेषण किया। अब देखिए कब इन दोनों के बीच में डील होती है, हो सकता है कल कोई फिर नई घटना हो तो इस विषय पे हम लोग एक बार फिर मिलें और बातचीत करें।